इतिहास जहाँ से खत्म होता है, कहानी वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की पेशकश, जिसका नाम है हर्ष। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। हर्ष को आज तक महान शासक के रूप में याद किया जाता है, कारण वह शूरवीर सेना नायक तो था ही, उसमें और भी अनेक गुण थे। वह उदार हृदय का था। वह ज्ञानियों और विद्वानों का बहुत आदर करता था और बाण भट्ट, मयूर तथा दिवाकर जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हर्ष अपने राज्य के इतिहास की एक संकटापन्न घड़ी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बड़े भाई की एक शक्तिशाली शत्रु ने हत्या कर दी थी। पड़ोसी राज्य कन्नौज को, जहां का शासक हर्ष का बहनोई था, शत्रुओं ने रौंद डाला था। हर्ष ने इन आपत्तियों से मुक्ति ही नहीं पाई, अपने छोटे से राज्य थानेश्वर को उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य भी बना दिया। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में राजश्री का उद्धार करने तक का हर्ष का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। उस काल की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों की अधिक जानकारी चीन यात्री हेनसांग के विवरण से मिलती है, जिसने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इस काल के कवियों में भी हर्ष का स्थान केवल भवभूति के बाद माना जाता है। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागादंत नाटकों की रचना की थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। सम्राट हर्ष। हर हर महादेव। लगभग 1400 वर्ष हुए। उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली राज्य थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन राज करते थे। उस समय हूण थानेश्वर की जनता को बहुत सताया करते थे। अतः राजा ने अपने वीर पुत्रों को हूणों को दंड देने के लिए भेजा। घमासान लड़ाई हुई और हूणों को मैदान छोड़ना पड़ा। राजकुमार राज्य की जय, राजकुमार हर्ष की जय। ठहरो, अंधेरा पड़ रहा है, अब पीछा नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, यहाँ डेरा डाल दें। हूणों ने फिर से आक्रमण नहीं किया। लड़ाई बहुत दिनों से बंद है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अच्छी बात हर्ष। डेरे से दूर शिकार करते हुए हर्ष ने किसी को घोड़े पर सवार अपनी ओर आते देखा। यह आदमी काफी उतावली में लगता है। राजकुमार हर्ष, आपके पिता सख्त बीमार हैं। उन्होंने आपको और राजकुमार राज्य को बुलाया है। मैं उनके पास जाता हूँ, तुम जाकर भैया को भी सूचना दे दो। दोनों राजकुमार तुरंत थानेश्वर पहुंचे। फिर भी काफी देर हो चुकी थी। आपके पिता महान शासक थे। कुछ दिन बाद राजकुमार राज, अब आप सिंहासन पर बैठिए। नहीं नहीं, राजा हर्ष को बनाना चाहिए। कदापि नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हैं। राजा बनना आपका अधिकार है और कर्तव्य भी। राजकुमार ठीक, हर्ष ठीक कहते हैं राजकुमार। राजा राज्यवर्धन चिरंजीवी हों। मेरे भाई अभी छोटे हैं और अनुभवहीन हैं। आप उनको उचित सलाह दें। तुम्हारी इच्छा है तो मैं वसंतोत्सव के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। उनकी बहन राजश्री चिंतित थी। उसने अपने पति कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को अपनी चिंता बताई। इस बीच मालवा का लोभी राजा देवगुप्त षड्यंत्र रचने में व्यस्त था। अब समय आ गया है जब हम थानेश्वर और कन्नौज दोनों पर अधिकार जमा सकते हैं, परंतु वे बड़े शक्तिशाली हैं महाराज। मैं जानता हूं, परंतु यदि हम ग्रहवर्मन को मार डालें तो अनुभवहीन राज्यवर्धन दोनों राज्यों की रक्षा नहीं कर सकेगा। किंतु ग्रहवर्मन की हत्या कैसे करेंगे? मैंने सोच लिया है। हम सीधे साधे किसानों का भेष धारण करके वसंत उत्सव में कन्नौज जाएंगे और जनसमूह में मिल जाएंगे। ग्रहवर्मन जब उत्सव मनाने जनता के बीच आएगा, तब हम उसे मौत के घाट उतार देंगे और तब दोनों राज्य मेरे हो जाएंगे। और क्या, फिर तो मैं अत्यंत शक्तिशाली राजा हो जाऊंगा। योजना के अनुसार देवगुप्त और उसके सैनिक साधारण भेष में कन्नौज के जनसमूह में जा मिले। जब राजा ग्रहवर्मन मंदिर में प्रवेश करने लगे, काल आ गया ग्रहवर्मन। आह! ग्रहवर्मन की हत्या करके देवगुप्त बलपूर्वक राजश्री को अपहरण करके ले गया। बचाओ बचाओ! देवगुप्त की इस दुष्टता की सूचना राज्यवर्धन को मिली। महाराज, मालवा का राजा देवगुप्त आपकी बहन को हर ले गया है। देवगुप्त ने आपने आप अपनी मृत्यु बुलाई है। महाराज, मुझे मालवा पर चढ़ाई करने की आज्ञा दीजिए। नहीं हर्ष, मैं बड़ा भाई हूं और राजा हूं। चढ़ाई करने का काम मेरा है। उधर मालवा में तूने कायरता का आचरण किया है। तुम कुछ भी कहो, शीघ्र ही मैं कन्नौज और थानेश्वर दोनों का शासक बनूंगा। इसे बंदी गृह में डाल दो। इसे राजा का सम्मान करना सीखना होगा।
बंदी गृह का दृश्य देखकर राजश्री कांप उठी। दूसरे बंदियों की करुण पुकारें उसके हृदय को बेध देती थीं। हे भगवान! राजश्री यूं मानसिक पीड़ा झेल रही थी और देवगुप्त आनंद मना रहा था। इस बीच देवगुप्त को संदेश मिला, राज्यवर्धन आक्रमण की तैयारी कर रहा है महाराज। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। जाकर गौड़ नरेश शशांक को लिवा लाओ, मुझे उनसे सलाह करनी है। फिर तो शीघ्र ही देवगुप्त और शशांक के बीच गुप्त वार्ता होने लगी। आप मेरी सहायता करें तो थानेश्वर और कन्नौज के आधे राज्य आपको दे दूंगा। स्वीकार है, मुझे क्या करना होगा? आप जाकर राज्यवर्धन का विश्वास प्राप्त कीजिए और मेरे विरुद्ध चढ़ाई में उसके साथ आइए। युद्ध छिड़ जाने पर आप राज्यवर्धन पर पीछे से आक्रमण करें। उसके मर जाने पर विजय हमारी ही होगी। आपकी योजना श्रेष्ठ है, निश्चय ही विजय हमारी होगी। अतः शशांक ने मन में दुर्भावना रखकर राज्यवर्धन के साथ मालवा की ओर कूच किया। महाराज शशांक, मैं इस सहायता के लिए आपका बड़ा आभारी हूं। मैं आपको हमेशा अपना विश्वसनीय मित्र समझूंगा। युद्ध के मैदान में मेरे अंगरक्षक आपकी रक्षा करेंगे। युद्ध के कारण देवगुप्त के बंदीगृह की व्यवस्था भंग हो गई। प्रत्येक सैनिक को युद्ध में जाना होगा। बंदीगृह में पहरे पर केवल एक सैनिक रखो। बंदीगृह का यह पहरेदार भला व्यक्ति था। इस गुप्त मार्ग से आप वन में पहुंच जाएंगी। धन्यवाद, तुम सचमुच महान हो। तुम सावधान रहना। राजश्री देवगुप्त के बंदीगृह से भाग निकली। देवगुप्त के सैनिक जंगल में पहरा देते थे, तथापि सौभाग्य से राजश्री को उन्होंने नहीं देखा। राजश्री जंगल में निर्विघ्न पहुंच गई। उधर राजवर्धन वीरता से लड़ रहा था। शशांक राजवर्धन के अंगरक्षकों से घिरा होने के कारण कुछ कर नहीं पाया। अंत में राजवर्धन ने देवगुप्त को मारकर विजय प्राप्त की। महाराज, देवगुप्त की मृत्यु से शशांक की आशाओं पर पानी फिर गया। महाराज राजवर्धन की जय। देवगुप्त की मृत्यु से मेरे सारे सपने बिखर गए। मैं किसी तरह राजवर्धन को मार डालूं तो उसका राज्य कमजोर हो जाएगा और मैं सहज ही उस पर कब्जा कर लूंगा। अब हमें आगे की योजनाएं बनानी चाहिए। आज रात मेरे डेरे में पधारिए, अवश्य आऊंगा। रात को शशांक के तंबू में मुझे तुरंत निकल भागना चाहिए। थानेश्वर के राज दरबार में शशांक ने छल से महाराज राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक को इसका दंड भोगना होगा। महारानी राजश्री बंदीगृह से मुक्त हो गई हैं, परंतु यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गईं। उन्हें खोजने के लिए सब दिशाओं में दूत भेजो। फिर हर्ष ने विशाल सेना लेकर शशांक को दंड देने के लिए कूच किया। शशांक ने सोचा तक नहीं था कि अनुभवहीन हर्ष ऐसी विशाल सेना संगठित कर लेंगे। एक दिन वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा, परंतु अभी मुझे अपनी बहन राजश्री को खोजना है। महाराज, कायर शशांक जंगल की ओर भाग गया है। एक दूत महारानी राजश्री का समाचार लाया है, उसे तुरंत यहाँ लाओ। महाराज, कुछ लोगों ने महारानी राजश्री से मिलती जुलती एक स्त्री को पर्वतों की ओर जाते देखा था। चलो हम उसे खोजें, संभव है वह मेरी बहन ही हो। उन लोगों ने यह भी बताया कि वह स्त्री बहुत परेशान दिखती थी। भगवान करे मेरी बहन सकुशल हो। उधर राजश्री अपनी दशा पर आंसू बहा रही थी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। अब मैं जी कर क्या करूंगी? भैया हर्ष, ठहरो बहन, ठहरो। तुम्हारे दुख के दिन बीत गए मेरी बहन। यह ठीक है, तथापि विभिन्न राज्यों की आपसी लड़ाइयों के कारण जनता तो दुख पाती ही रहेगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस दुख की जड़ को उखाड़ फेंकूंगा। उत्तरी भारत में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए हर्ष ने कुछ ही समय में छोटे छोटे विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। अब सब राज्य एक ही शासन के अधीन हो गए हैं, अतः उनके बीच युद्ध नहीं हुआ करेंगे। गरीब किसान शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। दक्षिण भारत का राजा पुलकेशिन हर्ष की इस शांति की योजना को नहीं जानता था। वह हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो उठा। महाराज पुलकेशिन, कठियावाड़ तक के सब राज्यों को हर्ष ने जीत लिया है। कभी वह हम पर भी चढ़ाई कर सकता है। वह करे इसके पहले ही हमें उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हर्ष काठियावाड़ विजय करके लौट रहे थे। उनके सैनिक थके हुए थे और वे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। ऐसे समय पुलकेशिन ने हर्ष पर धावा बोला। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों की बहुत हानि हुई। हर्ष की थकी हारी सेना को पीछे हटना पड़ा। हर्ष बहुत दुखी हुए। इतने आदमियों ने व्यर्थ जान गंवाई। कुछ काल बाद थानेश्वर में महाराज हर्ष,
हमें पुलकेशिन पर आक्रमण करना चाहिए। हमारी तैयारी पूरी है और अब हम उसे हरा देंगे। रक्तपात बहुत हो चुका, अब और युद्ध नहीं होने देंगे। मैं अपनी शक्ति का उपयोग दीन दुर्बलों की रक्षा के लिए ही करूंगा। महाराज हर्ष, आप धन्य हैं। महाराज हर्ष चिरंजीवी हों। अपना व्रत पूरा करने के लिए हर्ष दीनहीनों की धन से सहायता करने लगे। निर्धनों का मुफ्त उपचार करने के लिए उन्होंने चिकित्सक नियुक्त किए। वे विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए सहायता देते थे। उनके शासनकाल में चीन तक से व्यापारी भारत में आते थे। जनता समृद्ध हो रही थी। विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर सुख शांति से रहते थे। उस काल में प्रसिद्ध चीनी विद्वान हेनसांग भारत आया। महाराज, एक बौद्ध भिक्षु आपसे भेंट करने आए हैं, उन्हें लिवा लाइए। आपका स्वागत है हेनसांग। मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। महाराज, यह मेरा अहोभाग्य है। मैं बौद्ध धर्म का और ज्ञान प्राप्त करने यहाँ आया हूँ। मुझे आशा है आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। हेनसांग कई वर्ष भारत में रहा। हेनसांग एक जब भारत आया हुआ था, तब विभिन्न धर्मों की चर्चा के लिए हर्ष ने एक सम्मेलन का निश्चय किया। मंत्री जी, विभिन्न धर्मों के विद्वानों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कीजिए। हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के अनेक विद्वान उसमें सम्मिलित हुए। सम्मेलन कई दिन चला। हिनस्वांग ने भी उसमें भाग लिया। आश्चर्य! हिनस्वांग आप जैसा महान व्यक्ति मुझे दूसरा नहीं मिला। कुछ स्वार्थी विद्वानों को यह बात रुचि नहीं कि राजा एक विदेशी की इतनी प्रशंसा करें। यदि महाराज हिनस्वांग से प्रभावित हो गए तो जिस पर बहुमूल्य पुरस्कार की हम आशा लगाए हैं वह हमें नहीं मिलेगा। वह हमें और हानि पहुंचाए, इससे पहले उसका अंत कर दिया जाना चाहिए। परंतु इस षड्यंत्र की सूचना तुरंत हर्ष को मिल गई। मेरी इस चेतावनी की घोषणा करवा दी जाए कि जो भी आचार्य हिनस्वांग को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा वह दंड का भागी होगा। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। दीनहीनों की रक्षा की जाएगी। जो भी हिंसा को बढ़ावा देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस कड़ी चेतावनी के कारण हिनस्वांग को हानि पहुंचाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सम्मेलन पूरा हुआ। अब विद्वानों को भेंट दक्षिणा देनी है। सब व्यवस्था कर दी गई है महाराज। अगले दिन हर्ष विभिन्न धर्मों के पंडितों और विद्वानों को भेंट देने लगे। कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। भगवान सदैव आप पर कृपा करें महाराज हर्ष। फिर दीन होने की बारी आई। दान दक्षिणा की वस्तुएं शीघ्र ही चुक गईं। लेने वाले बहुत बच रहे थे। राजकोष में बची हुई सारी संपत्ति ले आइए। जो आज्ञा महाराज। कोष की सारी संपत्ति भी चुक गई, फिर भी कुछ लोग बच रहे। ये मेरे आभूषण ले लो। मेरी जनता यदि अभाव में रहे तो फिर ये किस काम के। अंत में सिर्फ एक आदमी रह गया। मुझे खेद है कि अब मेरे पास तन के कपड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इन्हें ही स्वीकार करो। बहन राजश्री, क्या आप मुझे तन ढकने को कुछ देंगी ताकि मैं अपने कपड़े दान कर सकूं? क्यों नहीं भैया। इस प्रकार हर्ष हर 5वें वर्ष अपनी सारी संपत्ति विद्वानों, पंडितों और दीनहीनों को बांटने लगे। महाराज हर्ष चिरंजीवी हों। लीजिए, ये कपड़े स्वीकार कीजिए। महाराज हर्ष चिरंजीवी हों। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा करके ह्वेनसांग चीन लौट गया। भारत संबंधी उसके संस्मरणों से हमारे प्राचीन गौरव ने सारे संसार में प्रसिद्धि पाई। अनेक राजाओं के मैं संपर्क में आया, परंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने कई देशों में भ्रमण किया है, परंतु भारत जैसा देश कोई नहीं है। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महानता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं ऐसे ही मजेदार अगली कॉमिक्स में। आप सभी लोगों का कॉमिक्स चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।